नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्रीविल टेक और मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई आप अपना प्यार मेरे पर बरकरार बनाए रखे हुए हैं। अभी लास्ट वीडियो में मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स मिले, कुछ नेगेटिव में मिले, लेकिन अच्छे कमेंट्स में एक दो क्वेश्चन भी मिले थे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है और जो वो टॉपिक है ना बहुत अच्छा टॉपिक है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे हार्दिक गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसको पूरा कर सकूँ। तो साथियों, कमेंट कुछ इस प्रकार से आया था जो सर ने करा था। अरुण वर्मा जी सर है और उन्होंने वीडियो में कमेंट किया था और उन्होंने कमेंट में ये लिखा था कि दीपेश जी एक बार कृपया करके बताएं कि गिरती हुई और बढ़ती हुई मार्केट में जो फाइनेंसर है एक बार इनकी कार्यशैली के ऊपर बताएं कि ये कार्य कैसे करते हैं और साथ में हमें ये बताएं कि क्या ये हमेशा फायदे में रहते हैं, क्या इन्हें भी बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो उनके एक कमेंट आई थी। अब इसी कमेंट के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे यमुना में फाइनेंसर काम करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं तो किस तरह से अपना लाभ उठाते हैं, क्या कभी कभी फाइनेंसर नुकसान में भी जाता है। तो ये पूरे 2-3 ऑप्शन पॉइंट रहेंगे। मैं 2-3 पॉइंट के ऊपर पूरे जो भी सब चीज़ है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले समझते हैं कि यमुना में फाइनेंसर का रोल क्या है, फाइनेंसर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये येड़ा मार्केट जो है ये अभी जो हम कहेंगे अभी एक तरह से फाइनेंसर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम जो डील है, मैक्सिमम जो सौदे हैं वो फाइनेंसर के ही तौर पे मिलते हैं। यानी कि हमारी जो मीटिंग होती है वो फाइनेंसर से होती है। अब से 1 से 1.5 साल पहले तो ये 95-98% फाइनेंसर मार्केट थी और 1 या 2% ही पार्टी से डील हो पाती थी। लेकिन अब 2024 के सितंबर अक्टूबर आते आते ये फाइनेंसर मार्केट अभी इसमें 60 से 70% है और 20 से 30% यहाँ पर पार्टी की डील हो रही है, यानी कि पार्टी टू पार्टी मीटिंग। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक फाइनेंसर इसमें कैसे रोल प्ले करता है और उसका क्या बेनिफिट रहता है, क्या नुकसान रहता है, उस सब के बारे में। तो पहले तो एक बार मैं कंडीशन लेता हूँ कि नॉर्मल मार्केट है हमारी, या एक साथ बढ़ भी नहीं रही है, एक साथ घट भी नहीं रही है, यानी जो रेट है वो आपके स्थिर चल रहे हैं, लेकिन मार्केट में सेल परचेज हो रही है। मान के चलो कि मेरा प्लॉट है किसी भी पॉकेट में। अब मेरे प्लॉट में मान के चलता हूँ कि मेरा प्लॉट है पॉकेट 2B में, और 2B में आज का जो रेट है 2B में वो जनरल प्लॉट का 2 करोड़ है और रजिस्टर्ड है तो 2.5 तो 10 में चीज मिल रही है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा प्लॉट 2 करोड़ अनरजिस्टर्ड प्लॉट है और 2 करोड़ का प्लॉट है। अब जो सेलर है उन्हें अपना प्लॉट सेल करना है अभी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 10 दिन उन्होंने देखा उन्हें कोई डायरेक्ट पार्टी नहीं मिल पा रही है। तो इस टाइम पर फाइनेंसर काम आता है। फाइनेंसर क्या करता है कि वो जाता है उनके पास और उनसे बातचीत करके उनकी पहले पूरी फाइल देखता है कि ओरिजिनल फाइल है, इस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है, सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, डॉक्यूमेंट की पूरी चेन कंप्लीट है, और अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल है, अगर रजिस्ट्री हो गई है तो क्या रजिस्ट्री ओरिजिनल है, क्या परेशन लेटर मिल गया है। यानी कि अगर फाइनेंसर जा रहा है तो वो पूरी पहले कंप्लीट फाइल चेक करेगा, उसके बाद वो उन्हें 10% की अमाउंट पकड़ा देगा और उनसे टाइम ले आएगा। अब क्योंकि फाइनेंसर के मार्केट में कॉन्टैक्ट अच्छे हैं और वो जो भी पूरी हमारे अपना सेक्टर 18-20 के जितने भी प्लॉट है, फिर जितने भी लोग यहाँ पर बैठते हैं उनका उससे सबसे ताल्लुकात है, तो वो डील ले आएगा। अब वो 2 करोड़ में डील है, अब वो फाइनेंसर वहाँ पर गया तो जो भी उसका कम होगा वो उसका मान सम्मान होगा, वो कम करेगा। अब वो मार्केट में डील लेकर आएगा, वो मार्केट में डील डालेगा 2 करोड़ 5 लाख रुपए की। अब 2.5 की उसने आस्किंग प्राइस डाल दिया। अब जिस कस्टमर का उतने बजट होगा, उसे लोकेशन अच्छी लगेगी, तो वो जाके बिल्कुल कहेगा कि जी मुझे आपकी डील पसंद है, लेकिन मैं 2.5 में नहीं लूँगा। अब 2.5 में कहीं भी उनका सौदा आपस में कहीं भी हो गया 2 से और 2.5 के बीच में। अब इस दरमियान जो
आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कभी भी फाइनेंसर अपना ओपन नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। यानी कि ना तो वो आपको ये बताएगा कि वो पीछे से डील कितने में लेकर आया है, और ना वो अगर आपने प्लॉट ले लिया आपके अलावा किसी को ना ये बताएगा कि उसने आगे डील कितने में दी है। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जितने वो 10%, 20, 25, 30 लाख रुपए वहाँ अपने जमा कर रहा है, उन पर रिस्क ले रहा है, तो 2, 4, 5 लाख रुपए उसका प्रॉफिट ले। अब फाइनेंसर की डील में एक सबसे बड़ा बेनिफिट, दो सबसे बड़े बेनिफिट जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो आपको डील बिल्कुल मैच्योर भी मिलेगी, यानी कि जो भी डील में परेशानी आएंगी वो फाइनेंसर उठाएगा, फाइनेंसर ही क्लियर करेगा। अगर हम फाइनेंसर की डील ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंसर की डील कंफर्म डील होती है, क्योंकि अगर हम पार्टी से कहते हैं कि जी कल हम आपकी मीटिंग करा रहे हैं, उसको रेट ज़्यादा मिल जाता है। हमने मान के चला 2-5, हमने 2B में ही कोई जनरल प्लॉट है, वो हमने कहा कि 2-5 की मीटिंग, कल को फोन आ गया कि 2-10, तो हमसे मीटिंग मना कर देगा। लेकिन फाइनेंसर क्या है, फाइनेंसर को 2-5, फाइनेंसर कहेगा कि 2-10 नहीं, उसका है कि जो पहले उसके पास पहुंचेगा वो प्लॉट उसको दे देगा। और डील यानी कि फाइनेंसर के पास कंफर्म डील रहती है। तो ये मैंने बताया नॉर्मल मार्केट का, यानी कि मार्केट नॉर्मल चल रही है, कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी डाउन नहीं है, तो उसका जो प्रॉफिट जो होता है फाइनेंसर का, वो जो अपनी 10% उसने पेमेंट करी है 20-25 लाख रुपए जमा करके, उसकी ब्याज निकल पाती है, कोई भी ज़्यादा लंबा चौड़ा उसका बेनिफिट नहीं होता है। स्थिर मार्केट में बेनिफिट कब होता है, जब मार्केट एक साथ ग्रो करती है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर बेनिफिट होता है, मार्केट ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन होगी तो क्या उसका नुकसान भी, लॉस भी होता है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल लॉस होता है, और बहुत सारे फाइनेंसर्स लॉस उठाते भी हैं। अब मैं दोनों कंडीशन को आपको एक बार समझाता हूँ। अब जैसे कि मार्केट अब 2 और 2 5 चल रहे, मैं 2 वाले प्लॉट के ऊपर ही लेता हूँ, तो फाइनेंसर को प्लॉट मिल गया 2 करोड़ का। अब एक साथ मार्केट में बाढ़ आ गई कस्टमर्स की, डील बिकने लगे। अब क्या है, रेट 2-10, 2-15, 2-20, 2-25, 2-30 तक बढ़ गया। अब इस दरमियान वो प्रॉफिट अपना फाइनेंसर ले जाएगा। अब वो उसकी कॉल रहेगी कि वो अपना उस प्रॉफिट को कहाँ तक सीमित रखता है, यानी कि उस प्रॉफिट को कहाँ तक अपना अप करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जैसे आपको पता है कि मई में मार्केट 2.5 करोड़ पहुंच गई, 240, 250। अब उस दरमियान भी भाई, क्योंकि मार्केट बेशक लो हो, बेशक स्टेबल हो, बेशक अप हो, फाइनेंसर मार्केट में हमेशा जुड़ा रहता है। तो जब मार्केट अप चल रही थी, फिर 240 से 250 में फाइनेंसर ने चीज उठाई। अब जैसे 240, 250 में चीज उठी, मार्केट एक साथ 20, 30, 40 लाख रुपए डाउन हो गए। तो उस दरमियान मैक्सिमम फाइनेंसर ने अपने लॉस उठाए थे भाई, क्योंकि फाइनेंसर 3-3, 4-4, 5-5 प्लॉट उठा लेते हैं। अब यानी कि अगर उनके पास पूरे 5 प्लॉट के पैसे थे अपने नाम पर लिखवाने के, तो उन्होंने अपने कुछ प्लॉट अपने नाम पर लिखवाए पूरी पेमेंट करके। और जिनके भाई अब उनके पास किसी फाइनेंसर ने 5 प्लॉट उठा रखे हैं, अब उसके पास जो पेमेंट है वो सिर्फ 3 प्लॉट की है, तो उसने क्या करें कि 3 प्लॉट तो अपने नाम लिखवा लिए हैं, और 2 प्लॉट उसने लॉस के साथ बेचे हैं, यानी कि उसमें उसने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक का भी घाटा खाया है। तो वो तो यही बात है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट का ज़्यादा है, तो उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं तो उस पर रिस्क उतना ज़्यादा होगा, लॉस की संभावना उतनी ही ज़्यादा होंगी। अब स्थिर मार्केट है, स्थिर मार्केट में अब मैं मान के चलता हूँ कि 2 करोड़ में प्लॉट उठाया, 2-5 में नहीं बिक रहा, 2-2 में नहीं बिक रहा, 2 में बिक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-95 में बिक जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट उसका 2-5 लाख है तो उसका लॉस भी 2 से 5 लाख तक ही होगा। तो ये कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कि अगर हेड से तो टेल भी आएगा, टेल से तो हेड भी आएगा। कि अगर फाइनेंसर का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा, और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा। वो पूरी डिपेंड करती है कि वो किस हद तक रिस्क उठाने के लिए रेडी है। जैसे कि अभी मार्केट में कोई भी इतना कस्टमर नहीं है, इक्का दुक्का कस्टमर है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल मार्केट को कमजोर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मार्केट हल्की हल्की बढ़ती रहे। लोग फाइनेंसर को बहुत गाली में देते हैं
कि भाई आप एक प्लॉट में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए कमाते हैं। देखो, वो टाइम था 2019-20 का, जब यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे फाइनेंसरों ने 25-30 लाख जब रेट चल रहा था उसमें प्लॉट ले लिया था, और एक साथ मार्केट 60-65-70 की हो गई थी, तो जब उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन तब से फिर सेलर भी और बायर भी मार्केट से जुड़े हुए हैं। सेलर को भी अपना रेट पता है कि मेरी मार्केट का, मेरे प्लॉट का क्या रेट है, और बायर को भी रेट पता है कि अगर मैं अभी प्लॉट लूंगा तो मुझे कौन सा वाला प्लॉट किस रेट में मिलेगा। तो अब तो बेकार में लोग फाइनेंसर को बुरा भला कहते हैं कि एक फाइनेंसर ने इतना कमा लिया, एक फाइनेंसर ने इतना कमा लिया। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपका प्लॉट है यमुना में सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, और आपको पता है कि आपके प्लॉट का रेट 2 करोड़ है, तो क्या आप किसी फाइनेंसर को 180, 185 में देंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 195 में नहीं देंगे। आप 2 करोड़ की मीटिंग के साथ बैठेंगे, और वो फिर आपकी कॉल है, अंडरस्टैंडिंग है कि वो डील कहाँ, किस रेट पे क्रैक हो जाए, कहाँ पर हो जाए। मतलब अगर कोई आपसे 95 भी कहेगा ना कि मैं 95 मीटिंग लेकर आ रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सतर्क मना कर देंगे। तो आप बताइए कि फाइनेंसरों का जो मार्जिन था, प्रॉफिट का मार्जिन था, वो कहाँ रहा है? अब तो मार्जिन रहा ही नहीं है। अब तो सिर्फ वो है कि भाई जो वो पेमेंट लगाता है 10%, यानी कि 300 स्क्वायर मीटर में कम से कम 20-25 लाख रुपए जो वो देता है, 500 मीटर में वो 30-35-40 लाख रुपए देता है, तो उसकी ब्याज तो उसे मिलनी चाहिए। भाई इतना तो उसे मिलना ही चाहिए। वो मेहनत भी कर रहा है, जाके अपना पैसा भी लगा रहा है, पूरी तुम्हारी फाइल वगैरह सब कुछ चेक कर रहा है, आपको सर्विस अच्छी दे रहा है, तो 2-4-5 लाख रुपए तो उसके बनते हैं। अब मतलब जो मेरा कुल मिला के जो मेरा मैं बात कहना चाहता था आपसे, वो ये है कि अब फाइनेंसर का प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ तभी होता है जब मार्केट एक साथ से इंक्रीज हो जाए, 25-30 लाख रुपए इंक्रीज हो जाती है एक साथ, तो तब तो प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। लेकिन वहाँ रिस्क भी होता है कि भाई अब हो गई, फिर वो जब अब 2 करोड़ मार्केट थी, 230, 240 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 230, 240 में फाइनेंस ने चीज उठानी स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा कि 1-2 महीने बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाए 2 करोड़, तो जो उनका फायदा हुआ था, जो अप हुए थे 230 पहुंचे थे, तो वापस भी तो आ गए 2 करोड़ तक। तो ये सिर्फ मतलब 2 चीज होती हैं, और ये चीजें चलती रहती हैं। प्रॉफिट होगा तो नुकसान भी होगा, नुकसान होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो जो सर का क्वेश्चन था वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, मैंने समझाने का प्रयास किया होगा। तो मैं एक बार फिर से बात कहना चाहता हूँ कि आप फाइनेंसर को बुरा भला ना समझे, उन्हें गालियाँ ना दिया करें, उन्हें बेकार ना समझा करें। फाइनेंसर ने ही यमुना की मार्केट को बचाया हुए रखा है, और उनकी वजह से ये मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। तो जिस भी साथी को या फिर जिनको भी अपने कोई और क्वेश्चन का आंसर जानना है, कि वो चाहते हैं कि डीपली या डिटेल में मैं उन्हें समझाऊँ या मैं उन्हें बताऊँ, तो या तो मुझे कॉल करके अपने क्वेश्चन बता सकते हैं कि दीपेश जी मेरी ये क्वेरी है, क्या प्लीज़ आप एक बार इस बारे में और बताएं। या फिर एक बार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पर कि आप इस क्वेश्चन पर भी अपनी राय दें। और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पिछले अपनी 2 वीडियो में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर मुझे 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे कि भाई हाँ, जिन्हें जानना आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो मैं उस पर भी विशेष वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। तो जिस भाई या किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो यमुना मार्केट से रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, या मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, या डायरेक्टली सिंपली मुझे कॉल करके बता सकता है। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि विद इन अ वीक मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो नमस्कार सभी को।